स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। सो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80। इम्पोर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है क्योंकि यहाँ से आप कवर करोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी फ्रूटफुल रहेगी आपके लिए। सेकेंड थिंग क्या है कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में ही हम एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने पेपर के लिए रिवीजन कर सकते हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हो। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं तो आप ये पढ़ सकते हो कि आपका पेपर का पैटर्न जो है वो कैसा रहने वाला है। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 34 हैं। खंड अ में आपके अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और खंड ब में प्रारंभिक व्यष्टि अर्थशास्त्र 40 अंक और 40 अंक किस तरह से। क्लियर? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स 40 मार्क्स। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो सेक्शन ए है हमारा। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में दोनों में साथ ही हम देखेंगे पेपर, ताकि आपको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी कई बार क्या होता है ना कि कुछ टर्म्स में प्रॉब्लम आ जाती है, तो हिंदी में कई बार क्लियर हो जाता है चीज़ें, तो यहाँ से आपको उस तरह से भी हेल्प मिल सकती है। सो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इनको पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। क्लियर? स्टेटमेंट 1 है, मीडियन वैल्यू इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज। माध्यिका का मूल्य श्रेणी के सभी प्रेक्षणों पर आधारित होता है। एंड स्टेटमेंट सेकंड, मोड इज अ सीरीज कैन नॉट बी लोकेटेड ग्राफिकली। एक श्रेणी के बहुलक को ग्राफ की सहायता से निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका आंसर रहेगा दोनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? फॉल्स हैं, दोनों कथन असत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ डेटा आर कंटेंड इन सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इकोनॉमिक एस्टिमेट्स फॉर द गवर्नमेंट। जो सरकार के लिए जनगणना द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमान से संबंधित आंकड़े किस प्रकार के होते हैं? तो जो आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं सेंसस ऑफ पॉपुलेशन और नेशनल इनकम में, वो डेटा जो है किस प्रकार का होता है? तो उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। क्लियर? प्राथमिक आंकड़े होते हैं। इन सिंगुलर सेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है एक वचन रूप में कौन सी सांख्यिकी की एक विशेषता नहीं है। जो विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। तथ्यों का समूह जो है वो सांख्यिकी की विशेषता नहीं है, स्टैटिस्टिक्स की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पाई डायग्राम 5% वैल्यू ऑफ डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एंगल एट द सेंटर इक्वल टू। जो पाई डायग्राम है, वृत्त आरेख है, उसमें 5% मूल्य को मध्य बिंदु से किस कोण से निरूपित किया जाएगा? तो किस कोण से निरूपित किया जाएगा? 18 डिग्री से निरूपित किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टडी द फॉलोइंग स्केटर डायग्राम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कैंसलेशन इन दिस केस। तो इसमें आपको बताना है, इसको अध्ययन करना है और इसमें सहसंबंध गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ कैंसलेशन इसमें आपको बताना है। तो ये दिया गया है, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा सी, 0। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, इफ ऑल द प्लॉटेड पॉइंट्स इन अ स्केटर डायग्राम लाई ऑन अ सिंगल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस देन द कोरिलेशन इज। अगर एक जो ये आरेख दिया गया है, इसमें आलेखित बिंदु सभी बिंदु वाई एक्स के समानांतर एक सीधी रेखा पर पड़ते हैं, तो इस स्थिति में सहसंबंध का मूल्य क्या रहेगा? तो इस स्थिति में जो सहसंबंध का मूल्य होगा वो आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, सी आंसर रहेगा। हिस्टोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। एक आयत चित्र डैश के लिए निर्मित किया जाता है। तो हिस्टोग्राम क्यों बनाए जाते हैं? हिस्टोग्राम बनाए जाते हैं सतत श्रेणी के लिए, सतत श्रेणी यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन रीजन एंड चूज द करेक्ट आंसर। तो अभिकथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, और सही विकल्प का आपको चयन करना है। असर्शन है, अर्थमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ ए सीरीज। समांतर माध्य श्रेणी के चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वालिटेटिव डेटा। समांतर मध्य का मान गुणात्मक आंकड़ों के लिए ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपको आंसर बताना है, तो इसमें हमारा आंसर बी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट जो है क्या है? ट्रू हैं, लेकिन ये इसकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। तो यहाँ से आप इसका आंसर देख सकते हो, आंसर हमारा बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अर्थमेटिक मीन ऑफ 1356x
एंड 10 इज 6, द वैल्यू ऑफ x इज, तो वैल्यू x का क्या होगा 1 3 5 6 x एंड 10, समांतर मध्य है इसका क्या है 7 है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से आप जो आंसर निकालोगे तो आंसर क्या रहेगा b। तो बेटा ये एक रिवीजन है केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, आंसर कैसे निकलेगा वो आप खुद से देखोगे, बाकी क्वेश्चंस की भी मैं केवल हिंट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो कैसे निकालना आप क्वेश्चन देखिए, उसको देखिए कि आपको आता है नहीं आता, नहीं आता तो आप हिंट करके उसको सॉल्व कीजिए। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आंसर 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोजिशनल एवरेज, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्थितीय औसत है, तो स्थितीय औसत क्या रहेगा मेडियन। ठीक है, माध्यिका जो है एक स्थितीय औसत रहेगा, पोजिशनल एवरेज रहेगा। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चेंज रेंज फ्रॉम कोरिलेशन रेंज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है आपकी ये गलत है। सेकेंड है पोजीशन कोरिलेशन इम्प्लाइज मूवमेंट ऑफ बोथ द वेरिएबल्स इन सेम डायरेक्शन, ये ठीक है। सह संबंध गुणांक 0 से 1 के बीच में सीमित होता है और धनात्मक सहसंबंध का अर्थ दोनों चरों को एक ही दिशा में चलन से है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कौन सी स्टेटमेंट इसमें ठीक है, तो आंसर हमारा ओनली बी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्सटीट्यूट फॉर कॉमन यूज़, जो सांख्यिकी विधियां हैं वो व्यवहारिक ज्ञान का विकल्प नहीं है, इसको इलेबोरेट करना है। और में दिया गया है STAT is an indispensable tool for proper understanding of economic problems. Elaborate the statement highlighting the importance of STAT in eco. तो जो विधियां हैं वो व्यवहारिक ज्ञान का विकल्प नहीं है और आर्थिक समस्याओं को उचित रूप से समझने के लिए सांख्यिकी एक अपरिहार्य साधन है। तो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के महत्व को बताते हुए आपको कथन को स्पष्ट करना है। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे और आंसर आपको देखिए हिंदी मीडियम में ही रहेंगे, बट आप ये है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसी को थोड़ा सा ट्रांसलेट करके समझना है आपको। ठीक है, तो सांख्यिकी केवल व्यक्तियों के लिए एक साधन मात्र है। यह सांख्यिकी विधि जो है इसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो दोष सांख्यिकी का नहीं है। सांख्यिकी प्रयोग के समय वह व्यवहारिक और सामान्य ज्ञान को परे नहीं रखना चाहिए। अथवा में जो हमने पढ़ा है क्वेश्चन, आर्थिक सिद्धांतों के प्रतिपादन व निरूपण के लिए, आर्थिक नीतियों और योजनाओं के निर्माण के लिए और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी क्या है अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वाज फाउंड टू बी 50। ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशंस का जो मीन है वो कितना निकला, माध्य वो कितना निकला 50। लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32 एंड 29 इंस्टेड ऑफ 23 एंड 92, फाइंड द करेक्ट मीन। तो बाद में पता चला कि दो जो रीडिंग थी, दो जो डाटा था आइटम था, उनकी मूल्य जो है 23 और 92 था, लेकिन भूल से 32 और 29 ले लिया गया। सही समांतर माध्य जो है आपको ज्ञात करना है। ठीक, यहाँ से आंसर करेंगे, प्रेक्षणों की संख्या रहेगी आपकी 100। ठीक है, तो यह आंसर हो जाएगा माध्य 50, गलत लिए गए प्रेक्षण 32 और 29 है, सही प्रेक्षण क्या थे 23 और 92 थे। तो सही माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला, तो सही माध्य यहाँ से हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट कर देंगे और आंसर हमारा आ जाएगा 50.54। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, देयर आर 60 स्टूडेंट इन योर स्कूल हु आर फुटबॉल प्लेयर्स, यू आर द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल एंड हैव बीन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉर्म अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, वुड यू रिजॉर्ट टू रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक्स, गिव रीजन हाईलाइटिंग द मेरिट ऑफ द टेक्निक चूजन। आपका जो स्कूल है, विद्यालय है, उसमें 60 विद्यार्थी हैं जो फुटबॉल खेलते हैं और अपने विद्यालय के खेल सचिव हैं तथा आपको 11 खिलाड़ियों की एक टीम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आप यादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक या अयादृच्छिक प्रतिचयन तकनीक में किसका प्रयोग करेंगे। इंग्लिश मीडियम में काफ़ी ठीक लग रहा है, रैंडम नॉन रैंडम। ठीक है, चुनी गई तकनीक के गुणों का उल्लेख करते हुए कारण बताइए, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका ये हो जाएगा कि खिलाड़ियों को टीम चुनने के लिए नॉन रैंडम जो है टेक्निक उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक योग्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उचित निर्णय लेकर ही चयन किया जाएगा, न कि जो है इस तरह से यादृच्छिक रूप में। क्लियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्रिपेयर अ सब डिवाइडेड बार डायग्राम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो इसमें आपको जो है घटक दंड आरेख का निर्माण करना है, ये खुद से करेंगे आप। क्लियर। एंड डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों के आरेखीय प्रस्तुतिकरण की सीमा बताइए। तो यहाँ से आंसर कर देंगे, सटीक मूल्य का प्रदर्शन नहीं है, गणना के लिए उपयुक्त नहीं, अधिक समय की आवश्यकता और गलत परिणाम जो है वो संभव हैं। ये इसकी कमियाँ हो जाएंगी, सीमाएं हो जाएंगी, और भी लिख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीडियन इज 35। ठीक है, यदि दिए गए वितरण की माध्यिका का मूल्य 35 है तो अज्ञात आवृत्ति का मूल्य जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, इसमें आपको दिया गया है फ्रीक्वेंसी दिया गया है, CI दिया गया है एंड ये डाटा दिया गया। तो इसमें आपको बताना है इफ़ ए मैन ऑफ अ सीरीज इज़ 30 एंड इफ़ ए मीन ऑफ अ सीरीज इज़ 30 एंड मोड इज़ 25, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मीडियन। यदि एक श्रेणी के माध्य और बहुलक का मूल्य जो है वो 30 और 25 है तो माध्यिका का मूल्य क्या होगा। एंड बी रहेगा स्टेट एनी 2 मेरिट्स ऑफ मीडियन एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में माध्यिका के कोई 2 गुणों का उल्लेख आपको करना है। तो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, यहाँ से टेबल बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो माध्यिका आ जाएगी वो 35 एंड वर्गांतर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दीजिए। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। उसके बाद यहाँ से बहुलक आ जाएगा। ठीक है, ये आप आंसर देख लेंगे। यहाँ पे मीडियन जो है माध्यिका वो आ गई 28.3 एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्यिका के कोई 2 गुण आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पियर्सन सहसंबंध गुणांक जो है वो निकालने हैं। तो ये टेबल दी गई है आपको और इसमें आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन जो और में दिया गया है ये भी आप देख सकते हो, तो इसका देख लेते हैं। तो 16 में यहाँ से आप इस तरह से इसका आंसर करेंगे। तो यहाँ से आप हिंट ले सकते हो, सॉल्यूशन दिया गया है। आगे फर्दर ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू आ जाएगी लास्ट में -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के ही और में दिया गया है, राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिलेशन। सहसंबंध गुणांक के कोई 2 आपको विशेषताएं लिखनी है, 2 गुण लिखने हैं। एंड फाइंड आउट रैंक को रिलेशन बिटवीन x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। नीचे दिए गए आंकड़ों से रैंक सह संबंध जो है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये दिया गया है। सो यहाँ से इसका देख लेंगे। सहसंबंध गुणांक -1 और 1 के बीच में सीमित होता है, 2 गुण लिखने हैं ना आपको। सहसंबंध मूल तथा पैमाने में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। उसके बाद बी में जो आपको करना है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। उससे आगे तो लास्ट में आता है ये आता है आपका 141.50। देन ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी दैट इज़ -0.71। तो यहाँ से देख लेंगे, ये 17 का ए का फर्स्ट रहेगा, ये नीति निर्देश निर्धारण में सहायक है, परिवर्तनों के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक रहेगी। 17 का बी जो है ये यहाँ से दिया गया है, आगे देखते हैं। तो यहाँ से इसको देख लेंगे ABCD। ठीक है, RW ये निकल गया है। उसके बाद फर्दर जो है यहाँ से हो जाएगा CPI 129.84। नाउ सेक्शन बी है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो कैलकुलेट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व एज फॉलोज, व्हाट डज पॉइंट ए रिप्रेजेंट। तो इसमें आपको बताना है जो पॉइंट ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे दिए गए उत्पादन संभावना वक्र में बिंदु ए क्या प्रदर्शित करता है। संसाधनों में वृद्धि, संसाधनों का अति प्रमोग, अपर्याय संयोग और तकनीक में उन्नयन। तो इसमें आपका आंसर क्या रहेगा, आंसर यहाँ से हमारा सी हो जाएगा, दैट इज़ अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन।
ठीक है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज ये नहीं है, तो इसमें आंसर सी रहेगा। विजुअल इम्पेयर्ड के लिए दिया गया है, ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट द जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सपेंड एंड मैनी अनएम्प्लॉयमेंट पीपल स्टार्ट गेटिंग जॉब्स द पीपीसी विल। तो सरकार द्वारा चलाए गए रोजगार कार्यक्रमों के कारण रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, जिसकी वजह से कई बेरोजगार लोगों को काम मिला। इसके कारण उत्पादना संभावना वक्र जो है वो आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें विल नॉट बी अफेक्टेड, तो इसमें उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। आकाश बाइज 10 यूनिट्स ऑफ गुड 10 पर मंथ इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस, हिज प्राइस x good x per month irrespective of its price, his price elasticity of demand for x will be। आकाश वस्तु x की कीमत का विचार किए बिना प्रति माह 10 इकाइयाँ खरीदता है, इसके लिए वस्तु x की मांग की कीमत लोच क्या होगा। तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी 0, बी, ठीक है, शून्य हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेडीमेड गारमेंट स्टोर हैज़ द पॉलिसी ऑफ ऑफरिंग हायर डिस्काउंट टू सेल मोर। एक रेडीमेड कपड़ों की स्टोर जो है वो अधिक बिक्री के लिए अधिक हुष्ट की नीति अपनाता है। द स्कीम इज़ बाय 2 गेट 10% ऑफ, बाय 3 गेट 15%, बाय 4 गेट 20% ऑफ। आपने देखा है ना, ऐसे सेल आती है। इन सच ए केस हिज MR कर्व विल बी, तो उसमें आपको उसकी सीमांत आगम वक्र जो है वो बताना है। इसमें आंसर आपका क्या रहेगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, घटेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट शुड बी। अगर एक एवरेज प्रोडक्ट है, औसत उत्पाद जो है वो बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद क्या होगा। ठीक, तो इसमें क्या होना चाहिए, आंसर आपका डी रहेगा, ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट, तो औसत उत्पाद से अधिक होना चाहिए, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एट द गिवन प्राइस द डिमांड फॉर द गुड इज लेसर देन इट्स सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन दिस केस। तो एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग उसकी पूर्ति से कम है, इस स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो इसमें देखिए, द करंट प्राइस इज ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। वर्तमान कीमत संतुलन कीमत से अधिक है। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, कीमत गिरने की संभावना है, ये ठीक है। एंड ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये भी ठीक नहीं है। द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू राइज, राइज होने की संभावना ज़्यादा है। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, डी, बोथ ए एंड बी, ये सही नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन 23 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट देयर विल बी एक्सप्रेशन ऑफ सप्लाई। तकनीकी उन्नयन के कारण पूर्ति का विस्तार होता है। ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ इनपुट द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। आगतों की कीमत में वृद्धि होने से पूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, एसेसन रीजन है, पढ़ना है। व्हेन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो फॉल। जब औसत परिवर्ती लागत गिरती है तो सीमांत लागत भी गिरती है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो औसत परिवर्ती लागत वक्र जो है वो अनुपातों के नियम के कारण यू आकार का होता है। क्लियर। तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा, आप जो है देखिए, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें जो आपका ए है यानी असर्शन वो फॉल्स है और सेकंड जो है वो ट्रू है, रीज़न ट्रू है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। निम्न में कौन सी एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की विशेषता नहीं है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें आ जाएगा, देखिए, TR इज इक्वल टू P/Q, AR प्राइस। तो इसमें आपका आंसर सी रहेगा, नेगेटिवली स्लोप्ड प्राइस लाइन, ऋणात्मक ढाल वाली कीमत रेखा। तो सी आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट इन अ मार्केट टू बेनिफिट द कंज्यूमर इज इन द फॉर्म ऑफ। उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए एक बाजार में सरकार का हस्तक्षेप डैश के रूप में होता है। तो किसके रूप में होता है, प्राइस सेलिंग के रूप में होता है, अधिकतम मूल्य निर्धारण के रूप में रहता है। क्वेश्चन 27 है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ ए गुड राइजेस इफ। एक वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि होगी, क्यों होगी, अगर उसकी डिमांड जो है वो ज़्यादा रहेगी सप्लाई की बजाय, ठीक है। तो आंसर बी रहेगा, इंक्रीज इन डिमांड ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। तो मांग में वृद्धि होगी और पूर्ति से ज़्यादा मांग में वृद्धि होगी, तो उसकी संतुलन कीमत में हमेशा क्या रहता है, उसकी संतुलन कीमत जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन 28, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। द इनपुट दैट इज लेबर एंड कैपिटल मस्ट बी कंबाइंड इन अ मैनर सो दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी मिनिमाइज।
जो आगत यानी श्रम और पूंजी को इस प्रकार संयोगित करना चाहिए जिससे उत्पादन की लागत को न्यूनतम किया जा सके। क्वेश्चन ए है विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी इज डिस्कस इन द गिवन स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में केंद्रीय समस्या की दिए गए कथन में किस केंद्रीय समस्या की चर्चा की गई है। एक्सप्लेन अ सेंट्रल प्रॉब्लम अदर देन द वन आइडेंटिफाइड अबो। जो ऊपर प्रॉब्लम दी गई है उसके अलावा कोई और एक समस्या की आपको व्याख्या करनी है। आंसर रहेगा दिए गए कथन में कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, इस समस्या की चर्चा की गई है। एंड इसमें सेकंड क्या दे सकते हैं हम कि क्या उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इसकी व्याख्या हम दूसरी जो सेंट्रल प्रॉब्लम है उसमें कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। हाउ इज डिमांड फॉर अ कमोडिटी अफेक्टेड बाय एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ इट्स रिलेटेड गुड एक्सप्लेन। संबंधित वस्तु की कीमत में वृद्धि किस प्रकार की वस्तु की मांग को प्रभावित करती है, स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए आंसर रहेगा संबंधित वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। प्रतिस्थापन वस्तु, तो प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत बढ़ने पर दी गई वस्तु की मांग जो है बढ़ सकती है क्योंकि प्रतिस्थापन की अपेक्षा दी गई वस्तु क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। दूसरा है पूरक वस्तु। पूरक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दी गई वस्तु की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 में और में दिया गया है वाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट। वाई डज द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट, मांग का नियम क्यों लागू होता है। एक्सप्लेन यूजिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की सहायता से नियम के जो है सहायता से आपको इसको समझाना है। तो यहाँ से इसका आंसर कर लेंगे। एक उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होता है यदि MUX वस्तु की कीमत के बराबर हो। यदि कीमत गिरती है तो MUX की कीमत भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये लगा देंगे। इस प्रकार उपभोक्ता अधिक मात्रा खरीदेगा और वस्तु की मांग जो है वो बढ़ जाएगी। अतः वस्तु की कीमत और उससे मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ गुड इज़ यूनिटी। एक वस्तु की मांग की कीमत लोच का मूल्य जो है वो इकाई है। एट अ प्राइस ऑफ ₹8 पर यूनिट द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ 200 यूनिट। ₹8 की कीमत पर इस वस्तु की मांगी गई मात्रा 200 इकाइयाँ हैं। इफ़ द प्राइस राइजेज बाई 25%, यदि कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए, व्हाट विल बी द क्वांटिटी डिमांडेड एट न्यू प्राइस। तो नई कीमत पर मांग की मात्रा कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आंसर करेंगे। ठीक है, ED मांग में प्रतिशत परिवर्तन, कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। फर्दर आंसर हो जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन -25, अर्थात मांग 25% गिरेगी। नई मांग क्या रहेगी, 200 - 50 150 इकाइयाँ। अगला प्रश्न दिया गया है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल इफ़ कोस्ट इफ़ फिक्स्ड कोस्ट आर ₹60। तो आउटपुट ABC AC MC ये दिए गए हैं। ठीक है, यदि स्थिर लागत 60 रुपये है तो नीचे दी गई सारणी को आपको पूरा करना है। तो यहाँ से टेबल कंप्लीट कर देंगे। 30 यहाँ पे आ जाएगा आपका 90 28 30 28 48 44 32। ठीक है, 26 ये कंप्लीट टेबल ये कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सप्लिसिट कोस्ट एंड इम्प्लिसिट कोस्ट। ठीक है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच। स्पष्ट और अस्पष्ट लागत के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है और एक एक उदाहरण देना है। तो ये आप खुद से कर लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों के स्वतंत्र आगमन और बहिर्गमन के निहितार्थ को आपको जो है स्पष्टता से बताना है। एंड हाउ डज एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड इफेक्ट इट्स मार्केट प्राइस। एक्सप्लेन, एक वस्तु की मांग में वृद्धि उसकी बाजार की कीमत जो होती है उस पर क्या प्रभाव होगा, वो आपको व्याख्या करनी है। आंसर यहाँ से करेंगे। एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों के आगमन और बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इसके कारण बाजार में कोई भी फर्म दीर्घकाल में केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर सकती है। ठीक है, और बी का आंसर रहेगा एक वस्तु की मांग में वृद्धि से बाजार में मांग अधिक उत्पन्न होगा जिसके कारण वस्तु की कीमत क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, वाई आर इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जो
अनधिमान वक्र जो है वो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढाल वाले क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। बी देख लेते हैं, साथ में देख लेंगे। अ कंज्यूमर स्पेंड्स ऑल हिज इनकम ऑन टू गुड्स एक्स एंड वाई। एक उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय दो वस्तुओं पर खर्च कर देता है, एक्स और वाई हैं। एट करंट लेवल ऑफ कंजप्शन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई इज़ 4 and 5 यूटिल्स रिस्पेक्टिवली। और वर्तमान उपभोग स्तर पर एक्स और वाई की जो प्राप्त सीमांत उपयोगिता है वो क्रमशः 4 और 5 यूटिल है, और उनकी कीमतें देयर प्राइस आर ₹4 and 5। एंड इफ़ द कंज्यूमर एट इक्विलिब्रियम गिव ए रीज़न इन सपोर्ट योर आंसर। तो अगर वो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है तो अपने उत्तर के समर्थक में आपको उचित कारण लिखने हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे। एक अधिमान वक्र पर संतुष्टि का स्तर समान हो रहता है, अतः एक वस्तु के उपयोग में वृद्धि करने के लिए दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना ही पड़ेगा। इसी कारण अनधिमान वक्र जो है बाईं से दाईं ओर नीचे की ओर ढाल वाले होते हैं, और बी में आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अधिमान वक्र विश्लेषण का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुलन अवधारणा को आपको समझाना है। आंसर रहेगा, अनाधिमान वक्र की प्रवणता उस दर को व्यक्त करती है जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने के लिए क्या है, तैयार है। इसे जो है सीमांत उपयोगिता दर कहा जाता है। ठीक है। उस और बजट रेखा की प्रवणता वह दर है जिस पर उपभोक्ता बाजार से एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को लेने में सक्षम होता है। इसे बाजार विनिमय दर क्या कीमत अनुपात कहा जाता है। और उपभोक्ता संतुलन पर दोनों दर बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अर्थात MRS = PX/PY। यदि MRS ज़्यादा है तो उपभोक्ता वाई का उपयोग कम करके एक्स का उपयोग बढ़ाया जाएगा। यदि MRS जो है वो ज़्यादा है तो उपभोक्ता PX/PY तो एक्स का उपभोग कम करके वाई का उपयोग बढ़ाया जाएगा। अतः संतुलन पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34। एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन मार्जिनल प्रोडक्ट एज मोर यूनिट ऑफ वन इनपुट आर एम्प्लॉयड कीपिंग अदर इनपुट कांस्टेंट। अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए यदि एक ही आगत की अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो इससे सीमांत उत्पाद में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करना है। दूसरा है व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। उत्पादक के संतुलन से क्या अभिप्राय है। स्टेट द कंडीशन ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम यूजिंग MRMC अप्रोच। तो MRMC दृष्टिकोण से उत्पादक संतुलन की शर्तों का आपको उल्लेख करना है। आंसर लिख देंगे। ए का आंसर होगा अन्य आगतों को स्थिर रखते हुए यदि केवल एक ही आगत का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो प्रारंभ में सीमांत उत्पादन बढ़ेगा, इसके पश्चात घटेगा पर धनात्मक रहेगा और अंत में शून्य होकर ऋणात्मक हो जाएगा। आगे सेकंड में आंसर देख लेंगे। उत्पादक संतुलन उत्पादन का वह स्तर है जिस पर उत्पादक निश्चित कीमत व लागत पर अधिकतम लाभ प्राप्त करेगा। सीमांत दृष्टिकोण में उत्पादक संतुलन की दो शर्तें हैं। MR = MC, सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर हो, और MC का बढ़ता हुआ होना चाहिए तथा MR के बराबर होने के बाद MC MR से अधिक हो। ठीक है, वो अधिक हो जाना चाहिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा फॉर रिवीजन। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।